हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। और आज की क्लास में हम लोग अम्ल तथा भस्म के शक्ति के आधार पर उनके अलग अलग प्रकारों को देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रकार देखते हैं अम्ल का, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। अच्छा, मैं अगर अम्ल की बात करूं तो मैंने अम्ल की बहुत सारी आपको परिभाषा बता रखी है, जिसमें से मैंने एक परिभाषा यह भी बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर मैं प्रबल अम्ल की परिभाषा दूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव देंगे, यही हाइड्रोजन आयन है, देते हैं या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से ही आपको पता लगा ये खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये खतरनाक होते हैं। इसकी मात्रा आप स्किन पे गिराओगे तो जलन होने लगेगी, जल भी जाएगा। नाइट्रिक एसिड तो इतना खतरनाक होता है कि हाथ पे गिराएंगे तो जला देगा आपके हाथ को। तो जैसे मैं इसके प्रकार की बात करूं प्रबल अम्ल की, तो जैसे में आप यहां लिख सकते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, ये सब क्या है? आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड। देखिए वीक एसिड कमजोर, आपको नाम से पता है ये स्ट्रॉन्ग है ना, और ये वीक यानी कमजोर। तो कमजोर एसिड क्या करेंगे? तो कमजोर जो एसिड होंगे, कमजोर जो अम्ल होंगे, दुर्बल जो अम्ल होंगे, वह पूर्णतः आयनीकृत नहीं होंगे, आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से या आंशिक रूप में आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दुर्बल अम्ल के प्रकार की बात करें तो जैसे आप यहां लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, या फिर एसिटिक अम्ल है CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया, है ना। ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। और भी हो सकता है, आप बोरिक अम्ल भी लिख सकते हो H3BO3, ये बोरिक अम्ल हो गया। तो ये सभी आपके दुर्बल अम्ल हो गए और ये आपके प्रबल अम्ल हो गए। नाम से ही आपको पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये
स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा खतरनाक है हमारे लिए, हम डायरेक्ट अगर इसको यूज करेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है कि इन प्रबल अम्लों का प्रयोग हम लोग इसे डायलूट करके करते हैं। अब ये डायलूट क्या होता है, डायलूट क्या किया जाता है, डायलूट एसिड क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डायलूट एसिड के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल। देखिए अगर हम लोग जैसे HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, या फिर नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, अगर हम मार्केट से जाके खरीदेंगे, है ना, लैब के सामान जहाँ पे मिलते हैं वहां से जब इनको खरीदेंगे तो एक्चुअल में ये सांद्र अम्ल के ही रूप में होते हैं। एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सांद्र अम्ल के ही रूप में होते हैं। सांद्र अम्ल में क्या होता है कि जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम रहती है, या यूं कहें तो उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, सांद्र अम्ल में क्या होता है, ये इस प्रकार ऐसा विलयन होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी, यानी कि वह खतरनाक होगा, वह खतरनाक होगा। ठीक है, सांद्र अम्ल जो होता है वह क्या होता है, खतरनाक होता है। उसका आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो हाथ भी आपके जल सकते हैं, स्किन भी जल सकता है। जैसे अगर आप HCl, है ना, नाइट्रिक एसिड लें या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लें, इन सब का अगर आप डायरेक्ट प्रयोग करेंगे तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है, जला भी देंगे स्किन को। तो मार्केट से जो मिलता है वो क्या होता है, सांद्र अम्ल होता है, उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, या ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थित रहती है, अधिक उपस्थित या अधिक रहती है, अधिक उपस्थित रहती है या अधिक रहती है, तो उसे सांद्र अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो आप मार्केट से जब भी जाके खरीदोगे ना तो आपको सांद्र अम्ल ही मिलता है। ठीक है, और एक और हो जाएगा जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, जल की मात्रा अधिक होगी। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, डायलूट एसिड कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। तो चलिए देखते हैं तनु अम्ल क्या होगा। तनु अम्ल यानी कि डायलूट एसिड। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे यहां पे देख सकते हैं कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत यानी जितनी आप अपेक्षा रखते हो उससे कम हो, अपेक्षाकृत कम से कम हो। ठीक है, अपेक्षाकृत कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई शिक्षक बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराता है किसी अम्ल को लेकर, तो पहले वो सांद्र अम्ल से उसे तनु अम्ल में कन्वर्ट कर लेता है, उसे कंसंट्रेटेड एसिड से डायलूट एसिड में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग सांद्र अम्ल से तनु अम्ल में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जल के अंदर
जब हम लोग अम्ल की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं जल के अंदर, जब अम्ल की हम थोड़ी मात्रा मिला देते हैं, मान लो ये आपका अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसे हमें डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेटर से डाइल्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जल में, एक बीकर में जल लेके क्या करूंगा कि अम्ल की इसमें थोड़ी मात्रा मिला देंगे। ठीक है, अम्ल की इसमें थोड़ी मात्रा मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अब आपका सॉल्यूशन होगा, ये जो आपका विलयन होगा, यह आपका तनु अम्ल कहलाएगा। इसमें HCl तो है लेकिन ये तनु है, इसमें कम मात्रा में है। समझ गए ना, इसमें अम्ल कम मात्रा में है। बात को समझ गए? यानी कि आप जल में या फिर जल के जगह पे आप बैटरी में डालने के लिए जो डिस्टिल वाटर लाते हो उसका भी प्रयोग कर सकते हो। जल आप नॉर्मल जल ले लीजिए घर का, या डिस्टिल वाटर भी ले सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उसमें अम्ल की थोड़ी मात्रा मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा, जो विलयन प्राप्त होगा वह आपका तनु अम्ल कहलाएगा। यानी कि अब ये तनु अम्ल बन गया। ध्यान रहेगा, अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता है, जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा यहां मिलाई जाएगी। ठीक है, तो सांद्र अम्ल से तनु अम्ल में बदलने के लिए यहां पे लिखेंगे सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए जल में अम्ल की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, ये आप याद रखेंगे। तो हम लोग जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो टीचर एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वो क्या करते हैं, पहले सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो खतरनाक ना रहे। इसमें अम्ल की थोड़ी मात्रा रहेगी तो अगर कोई बच्चा स्किन पे भी गिरा लेगा तो उसका हाथ वगैरह जलेगा नहीं। लेकिन अगर यही डायरेक्ट हम लोग कंसंट्रेटेड जो आपका सांद्र अम्ल है H2SO4 मैं ले लेता हूं, अगर इसका कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र अम्ल ले लूं, H2SO4 का सांद्र अम्ल ले लूं और किसी के स्किन पे गिरा दिया जाए इसको, तो उसका स्किन जलने लगेगा। अब आप कहोगे कि सर जलने लगेगा तो उसके लिए क्या उपाय है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर कि उसको तुरंत क्या कर देंगे, पहले उसको धोएंगे और धोकर तुरंत उस पर कोई भस्म लगा देंगे ताकि उसकी अम्लीयता को वो कम कर दे। कभी अगर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और गलती से कोई भी सांद्र अम्ल HCl ले लो या फिर आपका H2SO4 ले लो, इसकी मात्रा आपके स्किन पे गिर जाती है तो तुरंत उसको धोकर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भस्म लगा देंगे। ठीक है, और कैसा भस्म लगाएंगे, दुर्बल भस्म लगाएंगे। दुर्बल भस्म होगा तो उसका दुर्बल भस्म जो होगा वो उसको उदासीन कर देगा। अब अगर आप प्रबल भस्म लगा देंगे तो प्रबल भस्म तो खतरनाक ही होता है ना जी, विषैला वो भी होता है, तो इसलिए मैं बोला आपको कि दुर्बल भस्म लगाएंगे। समझ गए? चलिए, अच्छा हमारे पेट के अंदर HCl भी बनता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन वो जितना भी हमारे पेट के अंदर अमाशय रस होता है ना उसका लगभग 1% होता है, इसलिए ये ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जब हमारे पेट में गैस वगैरह जब बनता है ना, एसिडिटी होती है, तब लगभग इसकी मात्रा बढ़कर 5% तक हो जाती है। इसीलिए हमारे पेट में दर्द होना, गैस बनना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें तुरंत से क्या करना होगा, एंटासिड लेना होगा दवा के रूप में, ताकि पेट की अम्लीयता को कम की जा सके। चलिए अब हम लोग भस्म की उसकी शक्ति के आधार पर उसके प्रकार को देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रबल भस्म, जैसे अम्ल में देखे तो उसी तरह से भस्म में भी देखेंगे प्रबल भस्म। अच्छा, भस्म की परिभाषा हमने देखी थी पहले, प्रबल भस्म यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस लिख देते हैं। अच्छा, हम लोग भस्म के बारे में जानते हैं कि भस्म वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन यानी जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग प्रबल भस्म की परिभाषा इसके अनुसार लिख सकते हैं कि वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि वे भस्म जो जलीय विलयन में या जल में घुलकर, ऐसे भी कह सकते हैं, जलीय विलयन में
जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। प्रबल भस्म। अच्छा, प्रबल भस्म का ये क्षार भी कह सकते हैं ना जी, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, जिसका जलीय विलयन क्या होता है, पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा ना, वैसे भस्म को हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल भस्म कहेंगे। जैसे अगर प्रबल भस्म के प्रकार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भस्म होते हैं जो प्रबल होते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका प्रबल भस्म है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका प्रबल भस्म है। तो जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, और इसी के विपरीत आपका दुर्बल भस्म हो जाए। चलिए तो देखते हैं अब दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म यानी कि वीक एसिड, वीक बेस। तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि वे भस्म जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस ऐसे ना करेंगे, प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, दुर्बल भस्म कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया था जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक भस्म है। ठीक है, ये भी जलन पैदा करता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, दुर्बल भस्म के प्रकार की बात करें तो जैसे आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका दुर्बल भस्म हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका दुर्बल भस्म हो गया। ठीक है, ये सब दुर्बल भस्म के उदाहरण हो जाएंगे। और भी हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या है, आपके दुर्बल भस्म है। ये जल में जब घुलेंगे तो अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। चलिए अब हम लोग पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। पी स्मॉल लेटर में और एच आपका कैपिटल लेटर में। पीएच स्केल क्या होता है, हमने बहुत से सूचकों के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। जैसे आपका लिटमस पत्र हुआ, फिनोप्थलीन हुआ, आपका हल्दी हुआ, वह क्या बताता है, कोई विलयन अम्लीय है या कोई विलयन क्षारीय है, बस उससे हम लोग यही पता लगा सकते हैं। लेकिन पीएच स्केल एक ऐसा युक्ति है जिसके मदद से हम लोग आसानी से किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता, वह कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखे थे अभी अम्ल की परिभाषा, तो हमने देखा था कि अम्ल की शक्ति जो है हाइड्रोजन आयन के ऊपर निर्भर करती है। हम लोग देखे थे ना अभी, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति जो है हाइड्रोजन आयन के ऊपर निर्भर करती है। तो हाइड्रोजन आयन के आधार पर ही
पीएच स्केल का निर्माण किया गया है। देखिए किस तरह से ये स्केल तैयार किया गया है। देखिए अब ये पीएच मान कैसे निकाला जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पहले कि किसी विलयन की शक्ति, विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करती है। और हाइड्रोजन आयन के ऊपर उसकी अम्लीय शक्ति निर्भर करती है। इसको देखते हुए सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे अब लिख सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन ने कब 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब ये दिखता कैसा है पीएच स्केल? तो ये जो बगल में आप चित्र देख रहे हैं ना, यही आपका पीएच स्केल है ये। ठीक है, और इसको हम लोग पीएच पेपर कहते हैं। ठीक है, पीएच पेपर इसको कहते हैं, जो पीला वाला पेपर देख रहे हैं। और ये आपका स्केल जो है इसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें देखिए 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित है और अलग अलग कलर दिया गया है। तो हम लोग कैसे पीएच मान का निर्धारण करते हैं आप समझिए। करते क्या है कि किसी विलयन में हम लोग इस पीएच पेपर को डालते हैं, और पीएच पेपर के डालने से जो हमें रंग इसमें से उत्पन्न होगा ना, ये जिस रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पीएच पेपर जिस रंग में बदल जाएगा वही उस विलयन का पीएच मान हो जाएगा। अब ये पीएच मान होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पीएच मान होता कैसे है, पीएच मान को कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए एक्चुअल में मैं पीएच की बात करूं तो पीएच देख रहे हैं, स्मॉल पी है और यहां कैपिटल एच है। पी शब्द जो बना हुआ है ना, ये पोटेंज से बना है। पोटेंज का मतलब होता है पावर, शक्ति। पोटेंज का मतलब क्या होता है? शक्ति। और H फॉर किसके लिए? तो H फॉर हाइड्रोजन आयन के लिए, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। समझ गए ना? तो आपको यही से परिभाषा मिल गई। हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन के पीएच का मान यानी उसके हाइड्रोजन आयन की शक्ति हुई ना, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। अब ये लघुगणक क्या है? लघुगणक को अंग्रेजी में कहते हैं लॉगरिथम। हम लोग घातांक पढ़े ना, एक्सपोनेंट पढ़े ना, उसी का ये उल्टा होता है। एक्सपोनेंट का उल्टा क्या होता है? लघुगणक होता है। और लघुगणक से रिलेटेड मैंने मैथ्स में आपको एक वीडियो अलग से बना रखी है, वो आप लघुगणक बाई रविकांत सर जाके सर्च करेंगे ना, लॉगरिथम बाई रविकांत सर या पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, तो आपका आ जाएगा। वहां पे जाके आप लघुगणक के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा बस इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि pH जो होता है, pH का मान किसके बराबर होगा? तो देख रहे हैं कि pH का जो मान होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है, यानी कि निगेटिव ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। ठीक है, अब देखिए आपको यहां से समझ में आ रहा है, लॉग जो है लघुगणक के लिए सूचित किया जाता है। अब लॉगरिथम के बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वहां से आप क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप जाके सर्च करके पढ़ सकते हो, पाथफाइंडर वाले चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि लॉग अगर बेस में a हो और यहाँ a हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर लॉग बेस a और यहाँ पे दे देते हैं m का पावर n हो तो पावर नीचे आ जाता है, n लॉग a बेस में रहेगा और ये m। तो अगर मैं किसी का pH मान निकालना चाहूं, मान लो मुझे शुद्ध जल का pH मान निकालना है, शुद्ध जल का pH मान, ठीक है, pH मान निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में लॉग जल के अंदर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होता है? तो वह होता है 10 to the power -7। देखिए अभी हमने देखा कि पावर में जो होगा ना लॉग के साथ, यहाँ पावर से नीचे आ जाता है, तो ये पावर से नीचे आ जाएगा, पावर से नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -7 log 10। अच्छा, log 10 के वैल्यू की बात करें तो log 10 का वैल्यू होता है 1। ये आप याद रखोगे या आप लघुगणक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस में प्लस, और log 10 का वैल्यू 1, तो 7 1 जा 7, यानी कि शुद्ध जल का pH मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे जो आप ये pH स्केल देख रहे हो, यहाँ पे ये 7 देख रहे हो ना। अच्छा, जल की बात करें तो जल स्वाद में कैसा होता है? ना तो आपका अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उदासीन जो भी विलयन होगा उसका pH मान 7 होगा। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है, और जो अम्लीय होंगे उनका 7 से कम होगा। ठीक है, अम्लीय का क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक। उदासीन जो होते हैं उनका 7, और 7 से जिनका कम होता है वे अम्लीय होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, है ना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म की परिभाषा देखी थी, तो उसकी एक और भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रबल अम्ल की, तो हम ऐसे परिभाषा में लिख सकते हैं कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनका pH मान 0 से 3.5 तक होता है, जिसका pH मान 0 से 3.5 तक होता है। pH मान कितना होता है? 0 से लेके 3.5 तक जो होगा वो आपके प्रबल अम्ल हो जाएंगे। अच्छा, दुर्बल अम्ल की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, ऐसे आप लिख लेना कि वे अम्ल जिसका pH मान जो होता है वह 3.5 से 7 तक होता है, 3.5 से 7 तक होता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उसी तरह से अगर मैं दुर्बल भस्म की बात करूं तो दुर्बल भस्म का pH मान जो होता है 7 से आपका कितना हो जाएगा? 10.5, यानी 7 से 10.5। तो ये ऐसे भी वैसा भस्म जिसका pH मान 7 से 10.5 के बीच होगा वो आपका दुर्बल भस्म हो जाएगा। और प्रबल भस्म की बात करें तो कह सकते हैं कि वे भस्म जिसका pH मान 10.5 से लेकर 14 तक होता है, तो वह क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म हो जाएगा। तो यहां से हमें एक नई परिभाषा मिल गई, प्रबल अम्ल, दुर्बल भस्म और प्रबल भस्म की। समझ में आ गया? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर,
और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।